बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नैना वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नैना वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो प्यारे साथियों, एक दफ़ा फिर से नैना वॉइस आपकी खिदमत में हाजिर है ब्लैक थंडर सीरीज़ के 12वें हिस्से ब्लैक थंडर सेक्शन के अगले हिस्से के साथ। मुझे मालूम है कि उनकी यही प्लानिंग है, इसलिए सैमन ने खास तौर पर ये अल्फाज अदा किए कि त्यारा जब वेलिंगटन एयरपोर्ट पर पहुंचेगा और हम त्यारे से बाहर उतरेंगे तो हम पर फायर खोल दिया जाएगा। इन अल्फाज की खास तौर पर अदायगी बता रही है कि वो हमें मुतमईन रखना चाहता है, जबकि वो त्यारा वेलिंगटन एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले ही फ़िज़ा में तबाह कर देंगे। और ऐसा करना उनके लिए ज़रूरी है क्योंकि यही एक ऐसा तरीका है जब वो हतमी तौर पर हम सबको हलाक करने में कामयाब हो सकते हैं, वरना एयरपोर्ट पर ज़रूरी नहीं कि हम सब हलाक हो जाएं। इमरान ने बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में जवाब देते हुए कहा। तो फिर तुम इस कदर मुतमईन क्यों हो वजह? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसलिए कि मुझे मालूम है कि जिस समंदर पर से हमारा त्यारा गुजर रहा है वहाँ भी 250 मील तक ऐसा कोई जजीरा नहीं जहाँ से त्यारे पर मिसाइल फायर किया जा सके, क्योंकि इतनी बुलंदी पर सफ़र करने वाले जेट त्यारे को इतनी आसानी से हिट नहीं किया जा सकता। इमरान ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि उन्होंने त्यारे के अंदर कोई वायरलेस बम लगा दिया हो और किसी भी लम्हे वो रिचार्जर की मदद से उसे फायर कर दें। जूलिया ने कहा तो इमरान बेएहतियात मुस्कुरा दिया। ये पाकिस्तान या एशिया नहीं है, क्रीमिया है। यहाँ त्यारे की रवानगी से पहले उसकी इस कदर सख्त तरीन चेकिंग की जाती है कि तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जिस कंपनी का ये त्यारा है उस कंपनी को मालूम है कि ये त्यारा इसके लिए किस कदर कीमती है। इसके बावजूद अगर फिर भी कोई ऐसी डिवाइस इसमें होती तो त्यारा फ़िज़ा में बुलंद होते ही मखसूस हवाई त्यारे की रेस चेकिंग से ना बच सकता और त्यारा फ़ौरन ही वापस एयरपोर्ट लैंड कर जाता है। इसलिए बेफिक्र रहो, त्यारे को नीचे से मिसाइल से हिट किया जा सकता है, वैसे नहीं। इमरान ने कहा। इमरान साहब, ये जेट त्यारा है इसलिए 250 मील तो बहुत जल्द तय हो जाएंगे, सफदर ने कहा। तो इमरान सर हिलाता हुआ उठा और काटपट की तरफ बढ़ गया। उसने काटपट पर दस्तक दी तो काटपट खुल गया और इमरान अंदर दाखिल हो गया। पॉलेट और उसका नायब दोनों इस तरह अंदर आते देखकर ना सिर्फ चौंक पड़े बल्कि उनके चेहरों पर हैरत के तासुरात भर आए। सेकंड पायलट ने सर पर मौजूद होल उतार दिया। यस, सेकंड पायलट ने हैरत भरे लहजे में कहा, हमारा त्यारा खतरे में है। इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तो ना सिर्फ पायलट बल्कि कैप्टन पायलट भी इमरान की बात सुनकर उछल पड़ा। क्या क्या कह रहे हैं आप? कैसे और क्यों, किस तरह? सेकंड पायलट ने कदरे बौखलाए हुए लहजे में कहा। अभी जो फ़ोन कॉल आई है उसमें यही बताया गया है कि हमारी एक दुश्मन तंजीम हमें हलाक करने के लिए त्यारे को मिसाइल से हिट कर सकती है। इसलिए क्या ये बेहतर नहीं कि आप त्यारे का रुख मोड़ कर एक्रीमा की बजाय जनूबी एक्रीमा ले चलें और उसे कैब्डे आइलैंड पर उतार दें, क्योंकि कैब्डे आइलैंड ऐसा रनवे मौजूद है जहाँ जेट त्यारे उतारे जा सकते हैं। इमरान ने कहा। ओह, क्या आप संजीदगी से बात कर रहे हैं? इस बार कैप्टन पायलट ने सर से होल उतार कर खुद बात करते हुए कहा। हाँ, जहाँ तबाही और मौत का अमल दखल हो वहाँ संजीदगी एहतियात करना ही पड़ती है। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। लेकिन मुझे करीबी एयर कंट्रोलर को सब कुछ बताना पड़ेगा, वरना वो हमें मुड़ने की इजाज़त ही नहीं देगा और ज़रूरी नहीं कि वो हमारी बात पर एतमाद भी करे। हमारे पास उसका क्या सबूत है? कैप्टन पायलट ने कहा। मेरी से बात कराओ, इमरान ने कहा। और नहीं सॉरी, ऐसा कानून के मुताबिक मुमकिन नहीं, किसी गैर मुतालिक आदमी का काकपट में दाखिला ही ममनू है, पायलट ने कहा। तो फिर दूसरी सूरत यह है कि हम पैराशूट बांध कर इमरजेंसी डोर से नीचे कूद जाएं, फिर आपका त्यारा जाने और आप जाने। इमरान ने इंतहाई खुश्क लहजे में कहा। अरे नहीं, मैं बात करता हूँ, पायलट ने कहा। और उसके साथ ही उसने एक माइक बाहर निकाला, उसे ऑन करके उसने SOS कॉल देना शुरू कर दी। क्या बात है, क्यों कॉल की है? SOS एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। त्यारे में मौजूद मुसाफिर को फ़ोन पर इतला दी गई है कि उनके दुश्मन त्यारे को किसी भी लम्हे मिसाइल से हिट कर सकते हैं, इसलिए हम त्यारे और मुसाफिरों को बचाने के लिए अपना रुख मोड़ रहे हैं और हम कैब्डे पर लैंड कर रहे हैं। पायलट ने इंतहाई हतमी और फैसलाकुन अंदाज में बात करते हुए कहा। अरे क्या ये इतला मुसद्दिका है? दूसरी तरफ से इंतहाई परेशान लहजे में कहा गया। हतमी हो या ना हो, बहरहाल हम रिस्क नहीं ले सकते, पायलट ने जवाब दिया। ओके, अपना रुख मोड़ और कैब्डे लैंड कर जाओ, मैं वहाँ तुम्हारे बारे में इतला दे देता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। तो पायलट ने शुक्रिया अदा करके माइक ऑफ किया और उसे वापस हुक कर दिया। बहुत खूब, यह है तरीका अपनी बात मनवाने का, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और वापस मुड़ गया। जब बाहर जाकर उसने अपने साथियों को सब कुछ बताया तो उन सब ने इत्मीनान भरे सांस लिए। त्यारे का रुख वाकई मोड़ दिया गया। फिर तकरीबन 1 घंटे की बर्बाद के बाद त्यारा जनूबी एक्रीमा के करीब जनूबी बहर ओकियानोस में वाक़ सबसे बड़े जजीरे कैब्डे पहुंचकर एयरपोर्ट पर उतर गया। तो इमरान और उसके साथी त्यारे से उतरे तो उन्हें वहाँ पुलिस हकाम ने घेर लिया। वो इस इतला के बारे में तफसीलात जानना चाहते थे, लेकिन जाहिर है इमरान उन्हें असल बात तो नहीं बता सकता था, इसलिए उसने सिर्फ ये कहकर पीछा छुड़ा लिया कि उन्हें एक फ़ोन कॉल के ज़रिए धमकी दी गई और उन्होंने रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा। इस तरह बड़ी मुश्किल से पुलिस ने उनका पीछा छोड़ा और वो एयरपोर्ट पब्लिक लाउंज में पहुंच गए ताकि टैक्सियाँ लेकर वो किसी होटल में पहुंच सके। जैसे ही वो पब्लिक लाउंज में पहुंचे, अचानक पब्लिक लाउंज में मौजूद 4 अफराद ने बिजली की सी तेज़ी जेबों से मशीन पिस्टल निकाले और दूसरे लम्हे पब्लिक लाउंज मशीन पिस्टलों की तड़तड़ाहट के साथ इंसानी चीखों से गूंज उठा। इमरान और उसके साथियों पर जिस तरह हिलाफे तवक्का और अचानक फायरिंग हुई थी वो संभल ही ना सके और चीखते हुए नीचे फर्श पर गिर गए। इमरान को बस तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ ही आखिरी एहसास ये हुआ कि उसके जिस्म में बैकवक्त कई गर्म फलाहें उतरती चली जा रही और उसके साथ उसका सांस उसके गले में पत्थर बनकर अटक गया
और उसके एहसासात पर स्याह पर्दा फैलता चला गया, शायद हमेशा हमेशा के लिए। लंबे कदर भारी जिस्म का सैमन एक बड़े से कमरे में एक देव हैकल मशीन के सामने कुर्सी पर बैठा था। मशीन की बड़ी सी स्क्रीन पर फ़िज़ा का मंजर फैला हुआ था और फ़िज़ा में एक जेट त्यारा पूरी रफ्तार से उड़ा चला जा रहा था। सैमन के साथ एक स्मार्ट सी लड़की भी बैठी हुई थी। उन दोनों की कुर्सियों के सामने एक छोटी सी मेज़ मौजूद थी जिस पर 2 मुख्तलिफ रंगों के फ़ोन मौजूद थे। तुम क्या करना चाहते हो सैमन, मुझे तो बताओ। लड़की ने अचानक सैमन से मुहातिब होकर कहा। एक ड्रामा स्टेज कर रहा हूँ, उसके चंद सेकंड मुकम्मल हो जाएं फिर बताता हूँ। सैमन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, सामने रखे हुए सुर्ख रंग के फ़ोन की घंटी बज उठी तो सैमन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया और साथ ही उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। यस सैमन बोल रहा हूँ, सैमन ने कहा। राजर बोल रहा हूँ बॉस, कैब्डे आइलैंड से। दूसरी तरफ से एक मौजबाना आवाज़ सुनाई दी तो साथ बैठी हुई लड़की ये सुनकर बेएहतियात चौंक पड़ी। क्या रिपोर्ट है, सैमन ने कहा। तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। तफसील बताओ, ये इंतहाई अहम मामला है, सैमन ने कहा। बॉस, थराक्स ग्रुप को हायर कर लिया गया। थराक्स ग्रुप का यहाँ कैब्डे पर मुकम्मल होल्ड है। इसके आदमी एयरपोर्ट के पब्लिक लाउंज में पहुँच चुके हैं। जैसे ही आपकी तरफ से दिए गए टारगेट के बारे में इत्तला मिलेगी वो लोग हरकत में आ जाएंगे, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके ठीक है, तुम फ़ोन पर ही रहना, मैं किसी भी वक्त तुम्हें कॉल कर सकता हूँ, सैमन ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। तो सैमन ने रिसीवर रख दिया। उसी लम्हे दूसरे सफ़ेद रंग के फ़ोन की घंटी बज उठी तो सैमन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया और उसके साथ उसने फ़ोन में मौजूद लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। यस सैमन बोल रहा हूँ, सैमन ने कहा। डेविक बोल रहा हूँ बॉस, सरजान आइलैंड से। दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है, सैमन ने कहा। TST मिसाइल नस्ब कर दिए गए हैं बॉस और आपकी रिपोर्ट पर उन्हें फायर कर दिया जाएगा, दूसरी तरफ से कहा गया। टारगेट बचकर तो नहीं जा सकेगा, सैमन ने कहा। नो बॉस, TST मिसाइल से टारगेट बच ही नहीं सकता। ये इस वक्त तक टारगेट का पीछा नहीं छोड़ता जब तक टारगेट को हिट ना कर ले, डेविक ने जवाब दिया। कि अब तुमने फ़ोन पर मौजूद रहना है। ओके, तुमने फ़ोन पर ही मौजूद रहना है ताकि मैं तुम्हें इतला दे सकूं, सैमन ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। तो सैमन ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। ये तुम आखिर कर क्या रहे हो, अजीब स्पेन फैला रखा है तुमने, लड़की ने इस बार कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। बेहतियात हंस पड़ा। दुनिया के सबसे शातिर यार सीक्रेट एजेंट के खिलाफ मौत का जाल फैला रहा हूँ मैगी डियर, और अगर मैं कामयाब हो गया तो समझो कि पूरी दुनिया का हीरो बन जाऊँगा, सैमन ने कहा। तो मैगी के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। कौन, किसकी बात कर रहे हो, मैगी ने चौंक कर कहा। उसका नाम इमरान है और वो पाकिस्तान का सीक्रेट एजेंट है, सैमन ने कहा। तो मैगी बेएहतियात कुर्सी से उछल पड़ी। इमरान, अरे मैंने भी इसके बारे में बड़ी अफसानवी बातें सुन रखी हैं। क्या वाकई, क्या तुम्हारा टारगेट इमरान है, मैगी ने कहा। हाँ, और तुम जानते हो कि ऐसे आदमी को हिट करना कितना मुश्किल काम है, सैमन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके साथ उसने मेज़ की दराज खोली, उसमें से कार्डलेस फ़ोन पीस निकाल लिया, उसने ऑन कर दिया, फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में से लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। स्टार्टर फ्लाइट 0031 रब्ता होते ही उसे एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मैं वेलिंगटन से बोल रहा हूँ, आपकी तैयारी में मिस्टर अली इमरान सफ़र कर रहे हैं, उनसे मेरी बात कराएं, सैमन ने खुश्क लहजे में कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। क्या तुम उसे अलर्ट करना चाहते हो, क्या कर रहे हो सैमन, फिर वो हिट कैसे होगा, मैगी ने इंतहाई बेचैन से लहजे में कहा। फिक्र रहो, मैं सब कुछ सोच समझ कर रहा हूँ, सैमन ने कहा। उस लम्हे फ़ोन पर लाइट जल उठी तो सैमन ने बटन प्रेस कर दिया। हेलो, अली इमरान एम्बेसी DSC एक्सन बोल रहा हूँ। एक शगुफ्ता और चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर अली इमरान, मैं रेड स्क्वाड का चीफ सैमन बोल रहा हूँ, सैमन ने खुश्क लहजे में कहा। क्या तुम वही सैमन हो जो यकीन की रेड एजेंसी की बलगम ज़्यादा नाक था, दूसरी तरफ से इमरान की मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दी तो मैगी के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए। हाँ, मैं वही सैमन हूँ और जो कुछ तुमने अभी कहा ये भी तुम ही कहा करते थे, सैमन ने इसी तरह होश कर स्पार्ट लहजे में जवाब दी। फिर जैसे जैसे उनके दोनों के दरमियान बात आगे होती रही, मैगी के चेहरे पर हैरत के साथ साथ कदरे परेशानी के तासुरात उभर आए क्योंकि सैमन वाकई उसे बाकायदा इतला दे रहा था। उसे और उसके साथियों को हलाक करने का मिशन मुकम्मल किया जा चुका है और मैगी जानती थी कि एक बार इमरान होशियार हो गया तो फिर उसे डालना किसी खतरे में इंतहाई नामुमकिन है। इसलिए उसे वाकई अब सैमन पर गुस्सा आ रहा था कि वो अज़ू से उसे अलर्ट कर रहा है, हालांकि अचानक उस पर मिसाइल फायर किया जा सकता था। काफ़ी देर तक गुफ्तगू करने के बाद सैमन ने फ़ोन ऑफ कर दिया और उसके साथ ही वो सामने मौजूद मशीन ऑपरेटर से मुहातिब हो गया। जैगर, सैमन। यस बॉस, जैगर ने चौंक कर गर्दन मोड़ते हुए कहा। तुमने त्यारे को निगाह में रखना है, अगर ये अपना रुख कैब्डे की तरफ मोड़े तो मुझे बताना, और अगर ना मोड़े और अपने रूट पर चलता रहे तब भी बताना, सैमन ने कहा। यस बॉस, जैगर ने कहा। क्या मतलब, ये तुम क्या कह रहे हो, कैब्डे क्यों जाएगा, मैगी ने कहा। कुछ देर खामोश रहो, बाद में तफसील से बात होगी, सैमन ने खुश लहजे में कहा। तो मैगी होंठ बीच कर खामोश हो गई। उसकी नज़र मशीन की स्क्रीन पर जमी हुई थी जिस पर त्यारा परवाज़ करता हुआ मुसलसल दिखाई दे रहा था। फिर तकरीबन 15 मिनट बाद सैमन चौंक पड़ा क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि त्यारा अपना रूह बदल रहा है। क्या त्यारा रूह बदल रहा है जैगर, सैमन ने कहा। यस बॉस, लेकिन अभी उसकी सिम का तयन नहीं किया जा सकता, जैगर ने जवाब दिया। तो सैमन ने इस बात में सर हिला दिया। बॉस, त्यारा अब कैब्डे की तरफ जा रहा है, थोड़ी देर बाद
जैगर ने इंतहाई हतमी लहजे में कहा, क्या तुम कंफर्म हो? यस बॉस। अब ये बात तय है कि तैयारी करो कैबडी की तरफ है। जैगर ने जवाब दिया, ओके। सैमन ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। उसके साथ ही उसने सुर्ख रंग के फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस राजर बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। सैमन बोल रहा हूँ। सैमन ने कहा, यस बॉस। तैयार हो जाओ, तैयारी करो कैबडी की तरफ हो गया है और वो यकीनन कैबडी में ही लैंड करेगा। उन पांचों में से कोई भी एक सूरत बचकर नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा, यस बॉस। सात से स्पेशल किलर एयरपोर्ट के लाउंज में मौजूद हैं। आप बेफिक्र रहें, ये लोग किसी सूरत भी जिंदा बचकर ना जा सकेंगे। राजा ने जवाब देते हुए कहा, जैसे ही टारगेट फिनिश हो तुमने मुझे रिपोर्ट देनी है। सैमन ने कहा, यस बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया तो सैमन ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। अब सुनो मैगी कि मैंने क्या किया है। मुझे उस इमरान की फितरत का पूरी तरह अंदाज़ा है। वेलिंगटन बहुत बड़ा और हर वक्त भरा पड़ा रहने वाला शहर है। एयरपोर्ट है, इसलिए वहाँ उन लोगों को आसानी से हलाक नहीं किया जा सकता था। जिस जगह इस वक्त प्यारा फ़िज़ा में मौजूद है, यहाँ से अगर उसका रुख मोड़ा जाए तो लामहला मोहाली सिम्त में कैबडी ही ऐसा जजीरा आता है जहाँ जेट त्यारे लैंड कर सकते हैं। और कैबडी जो कि अलग थलग जजीरा है, इसलिए इमरान को ये ख्याल ही नहीं आ सकता कि हमारे जहनों में भी वो आ सकता है। इसलिए मैंने उसे प्रवास के दौरान बाकायदा इतला दी। मुझे यकीन था कि डाज देने के लिए तैयारे को कैबडी पर लैंड करा देगा। चनाचे मैंने पहले ही वहाँ इंतजामात कर रखे थे। अलबत्ता उसके साथ साथ इस बात का भी मैंने ख्याल रखा था कि अगर इमरान तैयारे का रुख ना भी बदले तो फिर उसके तैयारे को फ़िज़ा में ही मिसाइलों से तबाह कर दिया जाए। लेकिन तुमने देखा कि मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक उसने तैयारी का रुख कैबडी की तरफ मुड़वा दिया है। सैमन ने बड़े फखरिया लहजे में कहा, वैसे मुझे हैरत है कि तुमने इस कदर दुरुस्त अंदाज़ा कैसे लगा लिया, लेकिन तुम क्या उसे सार्को एयरपोर्ट पर ही तबाह नहीं कर सकते थे, या फिर तुम उसे इतला ही ना देते और त्यारे को मिसाइल से तबाह कर देते। मैगी ने कहा, मिसाइल से हिटिंग 100% नहीं हुआ करती, क्योंकि बाज़ औक़ात त्यारा मौसमी हालात की वजह से ज़्यादा बुलंदी पर चला जाता है, नीचे आ जाता है। इसके अलावा नीचे समंदर है और ज़रूरी नहीं कि त्यारा तबाह होने के साथ साथ लाजमन इमरान और उसके साथी भी हलाक हो जाते। उनमें से कुछ बच भी सकते थे, या फिर हो सकता था कि इमरान खुद बच जाए। दूसरी बात यह कि त्यारे की फ़िज़ा में तबाह होने से आलमी एजेंसियाँ हरकत में आ जाती और मामला हमारे खिलाफ भी जा सकते थे, इसलिए नागज़ीर हालात के लिए उसे रखा गया। लेकिन अब जबकि कैबडी के पब्लिक लाउंज में उन पर फायरिंग होगी और ये लोग हलाक होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कैबडी की पुलिस इंक्वायरी करेगी, आलमी एजेंसियाँ हरकत में ना आएंगी। सैमन ने जवाब देते हुए कहा, तुम वाकई जीनियस हो सैमन, मुझे तुम्हारी जहानत पर फ़ख्र है। मैगी ने इंतहाई तहसीन भरे लहजे में कहा तो सैमन भी एहतियात मुस्कुरा दिया। इमरान के मुकाबले में उस जैसी जहानत का मुजाहरा किया जाए तो कामयाबी हो सकती है। वो सुपर जीनियस आदमी है, सैमन ने कहा, लेकिन अब वो तुम्हारे हाथों हलाक हो रहा है तो इसका मतलब है कि तुम सुपर जीनियस हो, वो नहीं। मैगी ने जवाब दिया तो सैमन भी एहतियात हंस पड़ा। बॉस, त्यारा कैबडी एयरपोर्ट पर उतरने वाला है, ऑपरेटर ने कहा तो सैमन चौंक कर सीधा हो गया। उसकी नज़रें स्क्रीन पर जम गई। त्यारा का बुलंदी कम करता जा रहा था और फिर अचानक स्क्रीन से गायब हो गया तो ऑपरेटर ने मशीन ऑपरेट करके बंद कर दी। सैमन खामोश बैठा रहा, लेकिन उसके चेहरे पर तजस्सुस और इश्तियाक के मिले जुले तासुरात नुमाया थे। मैगी भी खामोश होंठ बिंचे बैठी थी। फिर तकरीबन आधे घंटे के जानलेवा इंतजार के बाद सुर्ख रंग के फ़ोन की घंटी बज उठी तो सैमन ने इस तरह तेज़ी से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया जैसे अगर एक लम्हे की भी देर हो गई तो न जाने क्या क़यामत टूट पड़ेगी। यस, सैमन बोल रहा हूँ। सैमन ने तेज़ लहजे में कहा। राजुल बोल रहा हूँ बॉस। विक्ट्री बॉस, उन पांचों को कैबडी एयरपोर्ट के पब्लिक लाउंज में मार गिराया गया है। मुझे अभी थ्राक्स के चीफ राथर ने इतला दी है तो मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, क्या ये बात कंफर्म है कि वो हलाक हो गए हैं? सैमन ने तेज़ लहजे में कहा, 100% कंफर्म है बॉस। थ्राक्स की चीफ आर्थर ने मुझे बताया कि उनके आदमियों ने फायरिंग के बाद उनकी हलाकत को बाकायदा चेक किया। फिर वो लोग वापस आए थे, अलबत्ता उनकी लाशें जाहिर है पुलिस हेडक्वार्टर में अस्पताल के मुर्दा खाने में पड़ी होंगी। राजा ने जवाब देते हुए कहा, क्या तुम किसी तरह कंफर्मेशन कर सकते हो? सैमन ने कहा, उसके लिए मुझे हेलीकॉप्टर पर कैबडी जाना पड़ेगा और वो 2 घंटे लग जाएंगे। राजा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कंफर्मेशन इंतहाई ज़रूरी है। सैमन ने कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं फ़ोन पर पुलिस हेडक्वार्टर या अस्पताल से तस्दीक करके आपको बता दूं। राजा ने कहा, अरे हाँ ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है, फिर वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, फ़ौरन तस्दीक करके मुझे रिपोर्ट दो। सैमन ने कहा, यस बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया तो सैमन ने क्रेडल दबाया। फिर टोन आने पर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। रब्ता कायम होते एक निसानी आवाज़ सुनाई दी, यहाँ से कैबडी आइलैंड का रब्ता नंबर बता दें। सैमन ने कहा तो दूसरी तरफ से तेज़ लहजे चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक नंबर बता दिया गया। क्या अब तुम खुद कन्फर्मेशन करोगे? मैगी ने कहा तो सैमन ने इस बात में सर हिलाया। फिर तेज़ी से क्रेडल दबा कर टोन आने पर उसने दोबारा नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए।
इंक्वायरी प्लीज़। रब्ता कायम होते एक मुख्तलिफ निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। एयरपोर्ट मैनेजर का नंबर दें, सैमन ने कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। तो सैमन ने एक बार फिर कैडल दबाया और टोन आने पर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। लाउडर का बटन भी प्रेस कर दें, साथ बैठी हुई मैगी ने कहा। तो सैमन ने इस बात में सर हिला दिया और आखिर में लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर रिसीवर उठा लिया गया। PA2 मैनेजर एयरपोर्ट। रब्ता कायम होते एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैं हासन सेंट्रल इंटेलिजेंस से बोल रहा हूँ। जनरल मैनेजर से बात कराइए, उनसे चंद मालूमात लेनी है, सैमन ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो मैनेजर एयरपोर्ट कैबडी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा भारी था। मेरा नाम सैमन है और मैं हासन की सेंट्रल इंटेलिजेंस में असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। मुझे हंगामे इत्तला मिली है कि हमारे एक ग्रुपर जो चार्टर्ड त्यारे के जरिए कैबडी पहुंचा था पर पब्लिक लाउंज में कातलाना हमला हुआ है। क्या ये इत्तला दुरुस्त है? अगर दुरुस्त है तो उस ग्रुप पर क्या हुआ? क्या वो बच गया है या नहीं? सैमन ने कहा। यस सर, आपको अब मिलने वाली इत्तला दुरुस्त है। चार्टर्ड त्यारा हंगामी हालात में कैबडी एयरपोर्ट पर उतरा था। हालांकि वो सार्को से वालिंगटन जा रहा था, लेकिन रास्ते में मुसाफिरों को फ़ोन पर इत्तला मिली कि उनके दुश्मनों ने त्यारे को मिसाइल से हिट करने का प्लान बनाया है। इसलिए वो त्यारे को वालिंगटन ले जाने की बजाय यहाँ कैबडी ले आए, जहाँ पुलिस ने उनसे पूछगछ की लेकिन कोई खास बात मालूम ना हो सकी। उसके बाद ये ग्रुप जो एक औरत और 4 मर्दों पर मुश्तमिल था पब्लिक लाउंज में गया तो वहाँ 4 अफराद मौजूद थे। उन्होंने अचानक मशीन पिस्टलों से इस ग्रुप पर खौफनाक फायरिंग कर दी और ये सब शदीद जख्मी होकर नीचे गिर गए। हमलावर फरार हो गए। उन्हें शदीद जख्मी हालत में सेंट्रल अस्पताल भिजवा दिया गया है। वैसे उनकी जो पोजीशन मैंने देखी है उससे उनका जिंदा अस्पताल तक पहुँचना ही नामुमकिन नजर आता था। मैनेजर ने अजहूद ही पूरी तफसील बताते हुए कहा। क्या आपको अस्पताल का नंबर मालूम है? सैमन ने कहा। जी हाँ, मैनेजर ने जवाब दिया और नंबर बता दिया। शुक्रिया, सैमन ने कहा और कैडल दबा दिया। फिर टोन आने पर उसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। सेंट्रल अस्पताल। रब्ता कायम होती एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैं हास्टन से असिस्टेंट डायरेक्टर सेंट्रल इंटेलिजेंस बोल रहा हूँ। मुझे इत्तला मिली है कि हमारे एक ग्रुप पर एयरपोर्ट पर कातलाना हमला किया गया है और उन्हें शदीद जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया है। अब उनकी हालत कैसी है? सैमन ने कहा। उनके हंगामी तौर पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं। अभी तक तो ये जिंदा है, लेकिन डॉक्टरों का हतमी ख्याल है कि उनका बच जाना तकरीबन नामुमकिन है। डॉक्टर सिर्फ अपनी इंसानी ड्यूटी के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ से कहा गया। क्या एक के भी बचने का कोई इम्कान नहीं? सैमन ने कहा। आई एम सॉरी जनाब, उन सबके जिस्मों में बेशुमार गोलियां मारी गई हैं, इसलिए किसी एक का भी बच जाना मोर्जा ही होगा, दूसरी तरफ से बताया गया। ओह अच्छा, सैमन ने कहा। फिर रिसीवर रख दिया, लेकिन उसके साथ उसका चेहरा बेइख्तियार खिल उठा। इसका मतलब है कि उनके बच जाने की कोई इम्कानात नहीं, वरना ये लड़की इस बेरहमाना अंदाज में बात ना करती। सैमन ने मुसरत भरे लहजे में कहा। वो बता तो रही है कि बेशुमार गोलियां हर एक के जिस्म में उतारी गई हैं, मैगी ने कहा। तो सैमन ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद सुर फ़ोन की घंटी बज उठी तो सैमन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस सैमन बोल रहा हूँ, राजर बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से राजर की आवाज़ सुनाई दी। यस क्या रिपोर्ट है? सैमन ने कहा। बॉस, इस ग्रुप पर एयरपोर्ट के पब्लिक लाउंज में बेतहाशा फायरिंग की गई और एक लिहाज से वो हलाक हो गए हैं, लेकिन जब उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए उठाया गया तो पता चला कि वो भी जिंदा हैं, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी कि उनका अस्पताल तक पहुंचना ही नामुमकिन था। बहरहाल वो जिंदा अस्पताल पहुंच गए। वहां उनके ऑपरेशन किए जा रहे हैं और मेरी इंचार्ज डॉक्टर से फ़ोन पर बात हुई। उसने बताया कि उनके बच जाने का चांस 0.1% भी नहीं। राजर ने कहा। ठीक है, मैंने भी अपने तौर पर इंक्वायरी की है। इससे भी यही पता चला कि बहरहाल 1 घंटा पहले हलाक होंगे, 1 घंटा बाद उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा मिशन मुकम्मल हो गया है, सैमन ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठ खड़ा हुआ। आओ मैगी, सैमन ने कहा तो मैगी भी उठ खड़ी हुई। अब क्या करना है? मैगी ने कहा। सेक्शन चीफ को मिशन मुकम्मल होने की इतला देनी है। और क्या करना है? सैमन ने जवाब दिया तो मैगी ने इस बात में सर हिला दिया। ब्लैक ज़ीरो ऑपरेशन रूम में अपनी महसूस कुर्सी पर बैठे एक फ़ाइल के मुताले में मसरूफ़ था कि स्पेशल फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने झूमकर फ़ोन की तरफ देखा। ये नंबर फ़ॉरेन एजेंट के लिए महसूस और उसकी घंटी बजने का मतलब था कि कोई फ़ॉरेन एजेंट कॉल कर रहा है। ब्लैक ज़ीरो ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस चीफ स्पीकिंग, ब्लैक ज़ीरो ने महसूस लहजे में कहा। चीफ, मैं ग्राहम बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से फ़ॉरेन एजेंट ग्राहम की आवाज़ सुनाई दी। यस क्यों कॉल की है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। चीफ, मैं कैबडी आइलैंड से कॉल कर रहा हूँ। मैं अपने एक ज़ाती काम से कैबडी आया हुआ हूँ। यहाँ मैं अपने एक दोस्त के पास ठहरा हुआ हूँ। मेरा दोस्त एयरपोर्ट पर मुलाजिम है। उसने ड्यूटी से वापस आकर मुझे बताया कि एक चार्टर्ड त्यारा जो सार्को से वालिंगटन जा रहा था अचानक किसी फ़ोन कॉल पर मिलने वाली धमकी की वजह से अपना रुख मोड़कर वालिंगटन जाने की बजाय कैबडी उतर गया। उसमें 5 एग्रीमेंट सवार थे, एक औरत और 4 मर्द। ये ग्रुप जब एयरपोर्ट के पब्लिक लाउंज में पहुंचा तो वहां मौजूद 4 अफराद ने अचानक जेबों से मशीन पिस्टल निकालकर उन पर फायर खोल दिया और वो सब बेशुमार गोलियां लगने से गिर गए तो हमलावर फरार हो गए। एयरपोर्ट के अमले ने जब उन्हें चेक किया तो वो शदीद तरीन जख्मी होने के बावजूद जिंदा थे। चनाचे इमरजेंसी तौर पर उन्हें एम्बुलेंस में डाल के अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उनके जिंदा रहने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। और मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि जब वो दूसरे लोगों के साथ इस तकरीबन औरत को एम्बुलेंस में सवार करा रहा था तो उसके मुँह से एक लफ्ज़ बार बार निकल रहा था और वो लफ्ज़ था इमरान। मेरा दोस्त कभी एशिया नहीं गया, इसलिए वो इस लफ्ज़ पर हैरान हो रहा था। उसने मुझसे पूछा कि इस लफ्ज़ से क्या मायने और ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। मैं इमरान का लफ्ज़ सुनकर बेहतियात चौंक पड़ा और मैं खुद फौरी तौर पर सेंट्रल अस्पताल पहुंचा। वहाँ मालूम हुआ कि उन सबके ऑपरेशन किए गए हैं और उन तमाम गोलियां निकाल ली गई हैं, लेकिन उन 5 की हालत बेहद ख़राब है
और उनकी साथी औरत माजूर हो चुकी है, जबकि 2 आदमियों की टांगें बेकार हो चुकी हैं। मैं अपने तौर पर उन सबको देख चुका हूँ। वो वाकई यकीनन है, अलबत्ता उस औरत का कदो-कामत मिस जूलिया की तरह का है। एक आदमी जो सबसे ज़्यादा ज़ख्मी है, उसका कदो-कामत इमरान साहब से मिलता है। इस बिना पर मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूँ कि वो वाकई इमरान है या उनके साथी ना हो। दूसरी तरफ से कहा गया, तुम इस वक्त कहाँ से कॉल कर रहे हो? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। कैब्री के सेंट्रल अस्पताल के इंटरनेशनल पब्लिक फ़ोन बूथ से ग्राहम ने जवाब देते हुए कहा, क्या तुम उस आदमी को जिसका कदो-कामत इमरान से मिलता है जाकर उसके कमरे में चेक कर सकते हो? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, सिर्फ देख सकता हूँ, ये भी मैंने बेहद कोशिश के बाद इजाज़त हासिल की है, वरना उन सबकी हालत इस कदर ख़राब है कि उनके कमरों में जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ग्राहम ने कहा, इमरान और उसके साथी ब्लैक थंडर के खिलाफ एक मिशन के सिलसिले में सार्को गए हुए हैं। तुमने बताया कि त्यारा सार्को से वालिंगटन जाते हुए अचानक किसी धमकी की वजह कैबडे लैंड कर गया, यहाँ उन पर हमला हुआ, फिर उस औरत के मुंह से इमरान का लफ्ज़ निकलना और उसका कदो-कामत जूलिया से मिलने का यही मतलब हो सकता है कि ये इमरान और उसका ग्रुप ही होगा। लेकिन चेकिंग ज़रूरी है। तुम उस आदमी की जिसका कदो-कामत इमरान से मिलता है, दाएं हथेली चेक करो। इमरान की दाएं हथेली पर ट्रिपल सन लाइन है। ऐसा करोड़ों में से एक के हाथ पर हो सकता है। क्या तुम्हें सन लाइन के बारे में कुछ मालूम है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, ये सिर्फ बुनियादी बातों का तो इल्म है और सन लाइन का भी मैं पहचान सकता हूँ। उसे कामयाबी की लाइन कहा जाता है। ग्राहम ने कहा, तो जाकर चेक करो।